हम हमारी जीडीपी को ही ग्रोथ नहीं बोल सकते जब तक सोशल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, जब तक आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। इन द स्ट्रैटेजी रूम्स, इन द वॉर रूम्स जब आप बैठे होते हो तो आपको विधानसभा का आइडिया नहीं आता, आपको बूथ लेवल एग्जैक्ट पता होता है कि क्या हो रहा है, कि कौन से घर से वोट मिलने वाला है, कौन से घर से वोट नहीं मिलने वाला है। क्या होता है कि एक फेज़ का चुनाव हुआ तो उन्होंने बोला अरे यहाँ पे इसकी हवा है, तो जो नेक्स्ट फेज़ होता है वहाँ पे जिसकी हवा आपने फर्स्ट फेज में बताया तो लोग ज़्यादा इंक्लाइन करते हैं उसकी तरफ वोट करने के लिए। तो दिल्ली का इलेक्शंस है, ये भी ऑलमोस्ट आप देखने जाएंगे तो कौन कितना ज़्यादा फ्री में क्या दे पा रहा है उसी पे डिपेंड कर रहा है। तो फिर वोटर क्या करें? जहाँ से साड़ी मिल रही है वहाँ से साड़ी ले ले, जहाँ से वोटर को देखो सोचना चाहिए। मेरा ये मानना है कि सारे सिटीजन्स को आप सबसे ले लो पैसा, क्योंकि अगले 5 साल ये लोग आपसे पैसे बनाने वाले हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपसे पैसे बना रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आपका फिर क्या व्यू है? जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड में आपने जिस दिन पैसे दिए हैं उस दिन आपका केस बंद हो जाता है। जिस दिन आपके ऊपर रेड होता है उसके 2 दिन बाद आप एक कॉर्पोरेट पैसे दे देती है एक पॉलिटिकल पार्टी को जो रूलिंग गवर्नमेंट में है, और उसके कुछ दिनों बाद वो केस बंद कर दिया जाता है। बीजेपी की गवर्नमेंट है, काम कैसा है, विकास कैसा है, सेफ्टी कैसी है? एक समय था जब लड़कियों को अगर जाना होता था तो भाई आते थे साथ में, अब हम जा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो भारत को बदलना चाहते होंगे, बेहतर बनाना चाहते होंगे, लेकिन आप में से कितने लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं, अगर ये सवाल मैं आपसे पूछूं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, और ऐसे ही लोगों में से एक खास शख्सियत हमारे साथ आज इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं। और ये बात मैं क्यों कह रही हूं, ये आपको इस पॉडकास्ट के एंड तक आकर समझ में आ जाएगी। मेरे साथ मौजूद हैं द वेरी ब्यूटीफुल, और बहुत, मुझे तो जितना मैंने उनको रिसर्च किया, पढ़ा, बहुत नॉलेजेबल वो मुझे लगी, श्रुति चतुर्वेदी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। श्रुति, आप बेसिकली लोग जानना चाहते हैं कि लोगों को तो यही नहीं समझ में आता पॉलिटिकल कमेंटेटर क्या होता है। अच्छा, कमेंट लोग इस तरीके से ले जाते हैं, मैं पॉलिटिकल कमेंटेटर लेकिन नहीं जितना हूँ। मैंने रिसर्च किया समझ में आया कि आप पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। जरा बताइए पॉलिटिकल क्यों ओपिनियन है है मेरे पास, पर पॉलिटिकल कमेंटेटर मैं नहीं हूँ। इट्स अ रियल जॉब जो लोग करते हैं, ये मैं काम की तरह नहीं। और आई थिंक पॉलिटिकल ओपिनियन सबका ही होना चाहिए, बिल्कुल। स्पेशली भारत जैसे देश में जो अब इतना तेजी से बढ़ रहा है, हम बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम जिनसे कम्पीट कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कि हम ओपिनियन रखें सब पॉलिटिकल, स्पेशली महिलाएं, स्पेशली यंगस्टर्स। हमको हमारा ओपिनियन रखना चाहिए। तो मैं ओपिनियन रखती हूँ, और सोशल मीडिया है तो डाल देती हूँ अपना ओपिनियन। तो लोगों ने उसे कमेंटेटर से रिलेट कर लिया, कमेंटेटर से रिलेट, और शायद इसीलिए लोग कई बार कहते हैं कि आप नया वर्जन है प्रशांत किशोर का, क्योंकि जब हम पॉलिटिकल कमेंटेटर या हम स्ट्रैटेजी बनाने के लिए अगर किसी को जानते हैं तो प्रशांत किशोर इज अ बिग नेम। तो फिर हम लोग जब आपकी तरफ देखते हैं तो लोग कंपेयर करने लग जाते हैं, तो इसमें क्या कहेंगी? नहीं, वो जो करते थे वो प्रोफेशनली करते थे इस काम को। मैं दोस्तों के लिए काम कर देती हूँ, अगर किसी का इलेक्शन में टिकट मिल गया, किसी को कोई पहचान वाला है, दोस्त है, तो मदद कर देती हूँ। मैं प्रोफेशनली ये काम करती नहीं हूँ, मैं पैसे नहीं कमाती इन चीज़ों से। अच्छा। या आई डोंट डू, मेरा आई हैव 2 सेपरेट बिजनेसेस, तो ये मैं मजाक मस्ती में करती हूँ, तो ये मेरा काम नहीं है। जो आईपैक करता है और जो प्रशांत किशोर जी करते थे वो काफ़ी प्रोफेशनलिज्म लेकर आए इंडियन पॉलिटिक्स में, और एक काफ़ी लैंडस्केप उन लोगों ने चेंज किया। इंडियन पॉलिटिक्स को थोड़ा, इतना अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसे थोड़ा ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की उन्होंने, एंड आई थिंक व्हाट दे हैव डन इज फैंटास्टिक। राइट। तो या तो आप जिसके साथ जुड़ी हुई है, इंडिया एक्शन प्रोजेक्ट, बेसिकली ये क्या है, ये कैसे काम करता है, फिर इस पर ही चर्चा कर लेते हैं। यस, तो इंडिया एक्शन प्रोजेक्ट मेरा दूसरा स्टार्टअप है। पहला वो चाय पानी जो मैंने 2015 में शुरू किया था। इंडिया एक्शन प्रोजेक्ट 2 साल पहले ही जिसकी शुरुआत हुई है, जिसमें हम ग्राम्य स्तर पे इकोनॉमी को किस तरह से रिवाइव कर सकें उस पे काम कर रहे हैं। तो हम गांव में किस तरह से हम रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को शुरू कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि जितना मैंने इलेक्शंस में भी काम किया, मैंने काफ़ी मार्केटिंग में काम किया है, मैंने कैंपेनिंग में काफ़ी काम किया है, तो जितना आप देखते हो कि जो माइग्रेशन हो रहा है, जो बड़े बड़े शहरों में जिस तरह से माइग्रेशन हो रहा है, आज किसी को भी काम चाहिए, किसी को भी कुछ करना है, तो उन्हें बड़े शहर में अपना गांव में अपना घर छोड़ के आना पड़ता है, और उसकी वजह से डेड विलेजेस होते जा रहे हैं। हम लोग उन्हें घोस्ट विलेजेस बोलते हैं, कि कोई यंगस्टर्स बचे ही नहीं है गांव में, बूढ़े लोग हैं, उनका कोई ध्यान रखने के लिए कुछ नहीं है, तो एक तरह से पूरी इकोनॉमी ख़त्म हो जाती है वहाँ की। तो
हमने सोचा कि जब इंडिया को हमको एक तरह से हमें इकोनॉमी रिवाइव करनी है तो वो कुछ शहरों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, वो हमें गांव के लेवल पे एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना चाहिए। तो इंडिया एक्शन प्रोजेक्ट के थ्रू हम गांव में रोज़गार क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, गांव में एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी गांव में है हम उन्हें स्किल्स देते हैं एंटरप्रेन्योर बनने की, रोज़गार से रिलेटेड उन्हें स्किल देते हैं, और उनकी स्किल के अनुसार हम और उस मार्केट के अनुसार कि वो जहाँ जिस एरिया में वो गांव है वहाँ पे क्या चीज़ चल सकती है, क्या चीज़ नहीं चल सकती, उन वो सारी कंपनी के टाइप्स करके हम उन्हें वो वहाँ से ट्रेडिंग करना सिखाते हैं। तो हम उन्हें एंटरप्रेन्योर्स बनाने के ऊपर काम कर रहे हैं इंडिया एक्शन प्रोजेक्ट के थ्रू। तो पिछले 2 साल में कितने लोगों को आप सफल बना पाए? 2200 लोग हैं अभी। हमने गुजरात से हमारा पायलट स्टार्ट किया था, झारखंड में किया पायलट, जो अभी हमने 2 डिस्ट्रिक्ट्स में किया है। तो वो करके 2000 से 2200 जितने लोग हैं जो एक्टिव हैं अभी, और वो खुद के बिजनेसेस कर रहे हैं। तो मतलब क्या शिविर लगते हैं इस चीज़ के लिए, आप लोगों को बुलाते हैं, किस तरीके से ये वर्क करता है? क्योंकि हमने सुनने में बहुत इजी लगा कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया या हम स्किलफुल उनको बना रहे हैं, बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे हो पाता है? प्रैक्टिकली सो गुजरात में मैं 5 से 6 हज़ार गांव में खुद घूम चुकी हूँ। तो और काफ़ी जगहों पे, महाराष्ट्र में, गुजरात में, जहाँ जहाँ पे भी मैंने इलेक्शंस में जिस तरह से मदद किया मैंने अपने दोस्तों का, तो उन जगहों पे मैं एनी विच वे घूम चुकी थी, मैं जानती थी लोगों को। तो जब हमने इंडिया एक्शन प्रोजेक्ट का आइडिया फ्लोट किया, जब प्रॉब्लम ग्राउंड पर देखी मैंने कि जहाँ पे मैं घूम रही हूँ वहाँ पे हम, ठीक है, चुनावी मुद्दे बनाना एक अलग बात होती है, पर लोगों की भी एक तकलीफ एक अलग बात है, और अगर चुनाव पॉलिटिक्स से ही अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी थी तो ये कब की हो चुकी होती। बिल्कुल। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने सोचा कि इसमें एक एक्चुअल एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के साथ इसे अप्रोच करना चाहिए। तो मैं काफ़ी लोगों को जानती थी, काफ़ी हमारे आउटरीच प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, हम खुद गांव में जाते हैं, हम गांव के लोगों के साथ में काफ़ी सारा काम करते हैं। हम डिस्ट्रिक्ट लेवल से शुरू करते हैं, तो जिला से हमारे जैसे जिला अध्यक्ष होते हैं वैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, उधर से लेके हम गांव तक पेनिट्रेट करते हैं लोगों को। स्किल डेवलपमेंट के लिए हम लोग अलग अलग सेशंस वगैरह करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और फिर हम उनके लिए एरिया वाइज होता है, राइट, जो अगर हम जैसे एग्रो में अगर काम कर रहे हैं तो मिट्टी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कहाँ पे क्या मिट्टी है, कौन सी चीज़ें बिक सकती है वहाँ पे। तो हम एग्रो में काम करते हैं, हम पशुपालन के सेगमेंट में काम करते हैं, हम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में काम करते हैं। सो एनीथिंग जिसको लेकर आप अपने गांव में बिजनेस शुरू कर सकते हो, हम आपके लिए वो चीज़ें ले आएंगे। क्योंकि जब शुरू किया था तब बिकॉज ऑफ चाय पानी इट्स अ मार्केटिंग कंपनी, तो कॉर्पोरेट्स वगैरह में आई ऑलरेडी न्यू पीपल। तो ये जो गैप देखा कि गांव वाले हैं वो कॉर्पोरेट्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, कॉर्पोरेट्स हैं जो गांव में जाना चाहते हैं पर वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा गैप था जो मुझे लगा कि मैं बिकॉज कॉर्पोरेट्स में भी लोगों को जानती हूँ, मैं गांव में भी लोगों को जानती हूँ, देन व्हाई नॉट ब्रिज दिस गैप, कि क्यों ना मैं उन कॉर्पोरेट्स को गांव तक लेकर जाऊँ, गांव वालों को कॉर्पोरेट तक बाहर ना आना पड़े, क्योंकि उनके पास कोई तरीका नहीं है यहाँ तक पहुँचने का। सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड ब्रिजिंग दिस गैप। तो और क्योंकि आज हमारी जो एजुकेशन वगैरह भी है, जो हमें पढ़ाया जाता है, वो आज की इंडस्ट्री में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो सिंस आई वाज वर्किंग विद कॉर्पोरेट्स, मेरे जो को फाउंडर हैं मनु जी, वो उनका इतना वास्ट 40 साल का उनका एक्सपीरियंस है, तो वो कॉर्पोरेट्स के साथ इतना काम करते थे, तो हमें पता है कि आज की तारीख में कॉर्पोरेट्स को क्या स्किल चाहिए लोगों में। तो हम उनके साथ काम करते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को लेके काम करते हैं, उन्हें क्या स्किल चाहिए वो काम करते हैं, वो स्किल हम गांव में लोगों को देते हैं, और फिर हम इनको कनेक्ट करके इनसे काम करवाते हैं। तो लेकिन आजकल की अगर जनरेशन देखी जाए, या अगर हम अपने पेरेंट्स की बात करें, तो माइंडसेट एक तो कम से कम रहता ही है कि अपनी एजुकेशन पूरी करो, अच्छी खासी जॉब करो और उसके बाद शादी करके अपना आगे बढ़ो। तो ये डिसीजन मतलब अगर आप रोजगार दे रहे हैं लोगों को, स्किलफुल बना रहे हैं, उनके अंदर कोई चीज़ डेवलप कर रहे हैं, तो इसके लिए पहले एक आइडिया लिया होगा, कुछ सोचा होगा। तो ये कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हर आदमी आपकी तरह सोचता होगा, सबको अपने अपने से मतलब है। तो आपको सबकी रियलिटीज़ भी काफ़ी अलग अलग होती हैं। जैसे मतलब मेरा अगर मैं बैकग्राउंड आपको दूंगी तो मैं हमेशा से थोड़ी रिबेलियस ही रही हूँ। मतलब मैं इंजीनियरिंग करने गई, एक सेमेस्टर के बाद मैंने अपना इंजीनियरिंग छोड़ दिया और मुझे पता नहीं था मुझे करना क्या है। तो फिर मैं घर वापस आ गई, फिर घर आके मैंने सोचा बीए कर लेते हैं, क्योंकि बीए तो कोई भी कर सकता है, बीए किस में करो। तो मैंने सोचा साइकोलॉजी में बीए करो तो कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाएगा साइकोलॉजी, और टाइम पास हो जाएगा 3 साल का, फिर 3 साल में फिगर आउट कर लूँगी क्या करना है। क्योंकि जब इंजीनियरिंग छोड़ा तब ये नहीं पता था मुझे क्या करना है, मुझे ये पता था ये तो नहीं करना। तो घर वापस आई और मेरे पापा एचआर में हैं, तो मेरे पापा ने मुझे पूछा क्या करना है, तो मैंने बोला मैंने सोचा बीए साइकोलॉजी करूँगी। तो मेरे पापा ने कहा कि हम बीए वालों को 10,000 की सैलरी देते हैं। तो मैंने सोचा भैया 10,000 में मेरा तो नहीं निकलेगा काम नहीं बनेगा। तो मैंने कॉलेज के डे 1 से ही काम करना शुरू किया। तो मुझे क्योंकि नहीं पता था मुझे क्या करना है, तो मैंने सोचा मैं सब करके देख लेती हूँ। तो मैंने 3 साल होते हैं कॉलेज के, तो मेरा मॉर्निंग से आफ्टरनून तक कॉलेज होता था, आफ्टरनून से रात के 11 बजे तक की मेरी शिफ्ट होती थी।
तो मैंने 3 साल नौकरी की है, मैंने इंटर्नशिप्स की है, मैंने हर चीज़ की, मैंने सेल्स किया, मार्केटिंग किया, सब कुछ किया, तो सब सीख लिया थोड़ा सा। एंड फिर चाय पानी की शुरुआत की मैंने जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ उसके तुरंत बाद, मतलब ग्रेजुएशन में ही शुरुआत हो चुकी थी उस चीज़ की। तो वो एक मैट्रिक्स, एक बार जब आप स्किप कर लो थोड़ा सा ये शादी वादी वाला, वो एक उम्र होती है पता है लड़कियों की लाइफ में और लड़कों की लाइफ में, जब तक वो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, एक बार आपने अगर वो स्किप कर लिया देन थिंग्स बिकम लिटिल ईजियर। तो वो स्किप कर लिया और फिर उसके बाद जब धीरे धीरे पॉलिटिक्स, जब कैंपेन वगैरह में मैंने काम करना शुरू किया, तब मेरा एक्चुअल रूरल एक्सपोजर हुआ। मतलब उससे पहले मैं भी बहुत ही अर्बन, मैं अहमदाबाद में पैदा हुई हूँ, वहीं पे मैं बड़ी हुई हूँ, तो मेरा सिर्फ अर्बन एक्सपोजर था, मुझे रूरल के बारे में कुछ नहीं पता था। बट बिकॉज ऑफ दिस एक्सपोजर, जब मैं कैंपेनिंग वगैरह में किसी एक दोस्त को टिकट मिल गई, उसका कैंपेन में हेल्प कर दिया, किसी और को मिल गई तो उनको उनकी मदद कर दी, तो वो करते करते जब वो एक्सपोजर मिला और वहाँ पे जब मैं रहने लगी, वहाँ के लोगों से बात करने लगे, तब आपको दिखता है कि जैसे रोजगार एक ऐसा मुद्दा है जो हर चुनाव में एक मुद्दा बनता है पर उस पर वोट नहीं मिलता। तो और वोट नहीं मिलता तो उसके ऊपर कोई काम नहीं करता, क्योंकि अगले चुनाव में भी उस पर वोट नहीं मिलने वाला है, पर उसे मुद्दा बनाया जाता है फिर भी। तो मैंने सोचा कि मतलब दिस नीड्स अ प्रॉपर सोल्यूशन, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि हम इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी, उतने ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हमारी हालत फिर भी एक्चुअली में ख़राब है सबकी। जब जितना आप ग्राउंड पे जाके देखते हो और जितना अंदर अंदर आप जाके देखते हो, बहुत डिस्पैरिटी है। तो आप उसे कैसे उस चीज़ को ब्रिज करो, तो दैट इज़ थ्रू सस्टेनेबल बिजनेसेस, कि आप उसको किस तरह से एक डिसेंट्रलाइज्ड बिजनेस के थ्रू आप उसे सॉल्व कर सकते हो। तो वहाँ से जाके ये आइडिया आया कि मैं चाय पानी चला रही हूँ, इतने सारे कॉर्पोरेट्स के साथ में काम करते हैं, उनका मार्केटिंग करते हैं, उनके सीएमओज के साथ इतनी बात होती है, सेल्स वालों के साथ इतनी बात होती है, सीईओज के साथ इतनी बात होती है, वो हमेशा इस दुविधा में रहते हैं कि हम कैसे रूरल मार्केट्स को पेनिट्रेट करें। रूरल मार्केट्स के लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे जाएं हम बड़े शहर में। बड़े शहर में आना उनको लगता है कि एक जादू हो जाएगा, बड़े शहर में आके बहुत अच्छी अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अपना इतना अच्छा घर वर, अपना पूरा फैमिली छोड़कर वो यहाँ आ जाते हैं, और यहाँ आगे पता चलता है कि यहाँ भी कुछ नहीं है, क्योंकि उनको जो पढ़ाया लिखाया गया उसकी आज की तारीख में कोई वैल्यू नहीं है। तो ये सारी जब बातें की एंड देन वी सैट डाउन एंड थॉट कि हाँ शायद ऐसा कुछ करके देखते हैं, एक बार पायलट करके देखते हैं। तो गुजरात में भी हमने 2 डिस्ट्रिक्ट से वो पायलट स्टार्ट किया, तब तो कुछ कंपनी भी रजिस्टर नहीं की थी, कुछ नाम भी नहीं सोचा था, बस स्टार्ट किया कि करके देखते हैं कि ये चलेगा या नहीं चलेगा। एंड देन इट वर्कड आउट। इट वाज बिकॉज दोनों के लिए विन विन सिचुएशन था। इकोनॉमी ग्रो हो रही है, गांव की लोगों को चीज़ें मिल रही है, लोगों को गांव से जिले, यूजुअली क्या होता है गांव में, आपको जब कुछ भी चाहिए होता है तो आपको तालुका तक जाना पड़ता है, या आपको आपके जिला का जो सेंटर होता है वहाँ तक जाना पड़ता है लेने के लिए। लोगों के लिए ये ईजी हो गया कि उनके गांव में ही उन्हें सारी चीज़ें मिल रही हैं, उनके गांव का ही लड़का है या लड़की है जो वहाँ पे हमेशा के लिए अवेलेबल है उनके पास। प्लस हमारे जो, हम इन्हें डिजी साथीज कहते हैं, जिन्हें हम ट्रेन करते हैं और अच्छा। उनके बिजनेसेस करवाते हैं, शुरू करवाते हैं जिन्हें, तो वो काफ़ी अलग अलग सोशल इवेंट्स वगैरह भी करते रहते हैं। तो हम कई सारे योजना कैंप करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें जो भी गवर्नमेंट की योजना वगैरह है, लोगों को उनके बेनिफिट्स हम दिलवाते हैं विद नो कॉस्ट एट ऑल। तो ये ओके। सारी चीज़ें करते हैं। तो बेसिक आइडिया ये था कि कैसे भी करके फाइनेंस का इनफ्लो बढ़ाना है हमें ग्राउंड तक। मतलब, और जो हम ग्राउंड बोलते हैं वो एकदम रूरल में सबसे छोटे से छोटा गांव जहाँ पे शायद 20 घर ही होंगे, हमको वहाँ तक पेनिट्रेशन बढ़ाना है। सो दैट इज़ द आइडिया जिससे हमने इंडिया एक्शन प्रोजेक्ट की शुरुआत की और थी। शायद ये बहुत यूनिक था, इसीलिए ये काम भी कर गया। येस, बिकॉज इट्स यूनिक से ज़्यादा इट्स वेरी मच नीडेड। मतलब मैं चाहती हूँ कि और हाँ। लोग ये चीज़ करें। हमारे साथ करना है तो करें, अलग से भी करना है पर करूँ, क्योंकि ये हमारे देश को एक्चुअली में इस चीज़ की ज़रूरत है। अगर हमें रियल सेंस में अगर ग्रो करना है, रियल सेंस में, क्योंकि सिर्फ हम हमारी जीडीपी को ही ग्रोथ नहीं बोल सकते जब तक सोशल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, जब तक आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो आज की तारीख में, बिकॉज हम इतना, कहने को हम यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब सबसे ज़्यादा यूथ हमारे पास में है, पर अगर वो यूथ स्किल्ड नहीं है और वो यूथ काम पर नहीं है ना, तो उसका कोई मतलब नहीं है। वो एक तरह से डेड वेट है हमारी सोसाइटी पे। तो उस यूथ को किस तरह से स्किल करेंगे, उस यूथ को किस तरह से हम लेवरेज करेंगे हमारी कंट्री के ग्रोथ स्टोरी में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अभी आपने कहा कि रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहता है चुनावों के दौरान, लेकिन वोट मिलता है नहीं मिलता, बाद में वो हर 5 साल बाद वही मुद्दा रहता है। तो फिर चुनाव किन मुद्दों पर होता है या कैसे जीता जाता है? अगर मुझे तो लगता था एम्प्लॉयमेंट और इस पर तो बड़े बड़े नेता खेल जाते हैं, कोई नहीं खेल पाता। तो नहीं फिर नहीं, किन मुद्दों पर चुनाव होता है चुनाव जितना होता आपका है, एनालिसिस है? धर्म पे होता है, कास्ट पे होता है, नेशनलिज्म पे होता है, पाकिस्तान पे हो जाता है। तो धर्म और जाति पे अभी भी होता है? बिल्कुल होता है, उसी मतलब पर ही आप और मैं होता ये है। सोच के वोट देंगे कि हमारी धर्म और हमारी जाति हाँ का है? हाँ, 80-85% सिर्फ धर्म और जाति पर होता है। और नॉट जस्ट धर्म, जाति बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो एंड दैट इज़ मोस्ट ऑफ आर इंडिया। अब जो है वो है, इंडिया है हमारा, ऐसा ही है। तो जो, जिस भूमि में आप खेल रहे हो, वहाँ का जो खेल है, आपको वही खेल खेलना पड़ता है।
तो इसीलिए 400 पार वाला नारा थोड़ा सा फ्लॉप हुआ था क्या? क्योंकि जब ये नारा आया, जब ये मतलब ये बात आई सामने कि अब की बार 400 पार, तो पहले तो बड़े बड़े नेताओं ने बोल दिया, बाकी सब बैकफुट पर आ गए, छोटे छोटे नेता आगे आते गए, नहीं नहीं अभी भी 400 पार 400 या पार। बड़े सारे लीडर्स ने वो चीज बोलनी बंद कर दी। उस टाइम हम लोग भी एनालिसिस कर रहे थे कि साउथ में क्या होगा, और फिर उसका इफेक्ट आया भी। आपने उसे किस तरीके से देखा? सी 400 पार का वॉज एन एनडीए स्लोगन, और जब आप स्लोगन बनाते हो किसी भी कैंपेन का तो वो तो एकदम ऑडेशियस होना चाहिए, वो अनअचीवेबल स्लोगन ही होना चाहिए, क्योंकि वो बोलते हैं ना, लाइक व्हेन यू शूट फॉर द स्टार्स यू एंड अप लैंड इन द मून। सो दे शॉट फॉर द स्टार्स। तो आपको हमेशा जब भी स्लोगन होता है वो इतना ही ऑडेशियस होना चाहिए जिससे आपका कार्यकर्ता का भी एक मनोबल बने कि हम ये अचीव कर सकते हैं। तो उस तरह से वो स्लोगन बनाया था। जब जो भी ग्राउंड पे काम कर रहा होता है उन्हें हमेशा पता होता है कि मतलब व्हाट इज़ द रियलिटी लाइक। आई थिंक जब 400 पार वाला नारा था वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा बैकफुट पे जो ले पाया उन्हें वॉज उत्तर प्रदेश, विच वॉज Right. नॉट एक्सपेक्टेड फॉर मोस्ट ऑफ देम। एंड जो भी चेंजेस हुए वो शायद उसकी वजह से हुए, अदरवाइज एंड तक सारे जो भी ज़्यादातर जो कार्यकर्ता वगैरह होते हैं, जो भी लोग होते हैं, इनफैक्ट सिटीजन्स, आप स्टॉक मार्केट देख लो, जो एक हमारा इलेक्शंस का सट्टा बाजार एक अलग से अनऑफिशियल चलता है, वहाँ भी देख लो, हर जगह सेंटिमेंट वॉज 400 पार हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह की वेव वापस से क्रिएट की गई थी। तो इट वॉज अ वेरी अनएक्सपेक्टेड इलेक्शन रिजल्ट। अच्छा, आप मथुरा से ताल्लुक़ रखती हैं, तो हालांकि आपकी पढ़ाई लिखाई गुजरात में हुई है, तो जब ये इतना बड़ा भव्य राम मंदिर बना तो सबको लगा कि ये वाली सीट तो बीजेपी के पास आई जाएगी, लेकिन वो सीट नहीं आई। उसको लेकर बहुत सारी बातें हो गई। अब दूसरी बात हो रही है मथुरा को लेकर, वो जो कॉरिडोर की बात चल रही है, क्योंकि मैं गई हूँ वृंदावन तो मुझे पता है वहाँ कितनी वो चीज़ कितनी वहाँ पर ज़रूरत है उसकी, लेकिन जो लोकल दुकानदार हैं वो काफ़ी नाराज़ है। उनका कहना है हमारी दुकान टूटेगी। अब अतिक्रमण है नहीं है वो तो बात की बात है, लेकिन वो टूटेगी, ये सब बातें आ रखी हैं। तो विरोधी दल के नेता या सोशल मीडिया पर हम जो एक वेव देखते हैं वो चली उस टाइम पर भी कि जैसे अयोध्या हारे हैं या फैजाबाद लोकसभा सीट पड़ती है वो, वैसे ही लोग मथुरा हारेंगे। अब आप क्योंकि मथुरा से आती हैं, आपको लगता है कि उसका कुछ भी इम्पैक्ट होगा या वो कॉरिडोर बनना चाहिए? से डेवलपमेंट होना चाहिए एट द, और एक होलिस्टिक तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए, राइट। हम ब्रिजेस बनाना, फ्लाईओवर बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, उसे हम डेवलपमेंट नहीं कहते जब तक पूरा इकोनॉमी का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट ना हो। तो अगर दुकानदार हैं और जो हैं जिनको आज हम अतिक्रमण वाली जगह बोल रहे हैं, पर वो पीढ़ियों से वहीं पे उनकी दुकानें हैं, हाँ। और पीढ़ियों से उनसे टैक्स भी लिया जा रहा है, पीढ़ियों से उनसे वहाँ का प्रॉपर्टी बिल, वाटर बिल, सब कुछ लिया जा रहा है। तो अभी तक वो अतिक्रमण नहीं था, पर आज हमारे क्योंकि बीच में आ रहे तो वो अतिक्रमण है। तो एक तरीका होता है, जैसे आप गुजरात में भी देखेंगे कि जिस तरह से, जैसे अगर साबरमती का भी जैसे रिवर फ्रंट बना था तो काफ़ी होलिस्टिक तरह से उस चीज़ को किया गया कि किसी के एक्चुअल लाइफस्टाइल को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट किए बिना आप डेवलपमेंट कैसे कर सकते हो। तो क्योंकि जब भी कुछ चेंज आएगा, कुछ भी जब नया बनने वाला होगा, ऑफ कोर्स देयर विल बी पीपल जिनकी लाइवलीहुड्स पे बात आएगी, तो आप उस चीज़ को कैसे टैकल कर सकते हो। एंड फॉर गवर्नमेंट इट इज़ वेरी इजी इफ़ दे आर सेंसिटिव इनफ। अगर हम सेंसिटिव हैं, हम जुड़े हुए हैं लोगों के साथ में, तो हम किस तरह से, अयोध्या में, फैज़ाबाद में लोगों का गुस्सा शायद कोई अलग चीज़ को लेके था कि जहाँ पे उनको लाइवलीहुड मिलना चाहिए था, उनकी जगह बाहर वालों को लाइवलीहुड वहाँ मिल गया। ज़्यादा से ज़्यादा आप दुकानें देखोगे, वहाँ के लोगों की वो दुकानें नहीं है, जो बोली लगी वहाँ पे वहाँ के लोगों को नहीं मिला कुछ, जो बाहर के लोगों को मिल गया। तो शायद वो एक गुस्सा उनके मन में हो सकता है वहाँ पे। तो ऐसी चीज़ों को कैसे अवॉइड की जाए, हमें वो सोचना है, नॉट जस्ट पॉलिटिकली। हम एज अ देशवासी भी, हमको एज सिटीजन्स भी हमें सोचना चाहिए कि आज जहाँ मेरा घर है, आज क्योंकि वो किसी के रास्ते में नहीं आ रहा तो वो अतिक्रमण नहीं है, पर कल अगर वो आपके रास्ते में आएगा तो वो अतिक्रमण हो जाएगा। तो उस चीज़ को कैसे आप सेंसिटिवली और कैसे आप होलिस्टिकली उसे टैकल कर सकते हैं कि अगर आप कॉरिडोर बनाएंगे, उज्जैन में भी अपने महाकालेश्वर मंदिर के वहाँ पे कॉरिडोर बना, काफ़ी सेंसिटिवली उसे हैंडल किया गया। सो देर आर वेज कि आप उसे सेंसिटिव तरह से आप थोड़ा लॉजिकली, इमोशनली, रैशनली भी उस चीज़ को टैकल कर सकते हैं विदाउट कॉजिंग मैसिव डिस्ट्रप्शन इन लाइव्स ऑफ पीपल। ओके, शुरुआत में हम बात कर रहे थे कि पैसे के लिए आपने कभी स्ट्रैटेजीज नहीं बनाई, सिर्फ दोस्तों की मदद की है। वो दोस्त अलग अलग पार्टीज से थे। हाँ। तो ये स्ट्रैटेजीज किस तरीके से बनती हैं, कैसे काम होता है, या ग्राउंड जीरो पर जाकर आपको मेहनत करनी पड़ती है, या बहुत सारे और भी पूरी टीम मेंबर्स होते हैं, और ये कितना इफेक्ट डालते हैं? कितना एग्जैक्ट आपको सिचुएशन पता चल पाती है? जैसे हम अपने ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टर्स भेजते हैं, मान लीजिए दिल्ली में चुनाव है, तो हमें पर्टिकुलर विधानसभा का कम से कम एक आइडिया हल्का फुल्का सा हो जाता है कि हाँ ये इस पाले में जा रही है। ऐसी ये स्ट्रेटजीज ऐसे ही काम करती हैं, जरा समझाइए। सो स्ट्रैटेजी पार्टीज बनाती है। अच्छा। जैसे जो भी बाहर के लोग होते हैं, जिन्हें अगर आप कंसल्टेंट्स भी बोल दो, कोई कंसल्टेंट किसी को इलेक्शन नहीं जिताता, हमेशा पार्टी और पार्टी के लोग ही इलेक्शंस जिताते हैं।
कोई भी अगर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट या कंसल्टेंट आके क्रेडिट ले ले कि मेरी वजह से कोई चुनाव जीत गया, तो वो गलत है। पार्टी होता है, कैंडिडेट होते हैं, पार्टी का लीडरशिप होता है जो इन चीज़ों को करता है। एज स्ट्रैटेजिस्ट जब जो आप जाते हो, आप बेसिकली आपकी कुछ ना कुछ कोर एक्सपर्टीज़ होती हैं। जैसे किसी का सोशल मीडिया, किसी का एक्सपर्टीज़ हो गया, किसी का पब्लिक रिलेशंस एक्सपर्टीज़ हो गया, किसी का टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज़ हो गया, किसी का मान लो फिल्म मेकिंग एक्सपर्टीज़ हो गया। तो अलग अलग एक्सपर्ट्स को इकट्ठा किया जाता है जो आउटसाइड ऑफ द पार्टी होते हैं, और वो पैसों के लिए पार्टी के साथ में काम करते हैं। सो पर्सनली इफ़ आई हैव टू टॉक अबाउट मी, लाइक मैं तो मेरे दोस्तों के साथ काम करती हूँ खाली, एंड माई जॉब इज़ टू गेट द बेस्ट पीपल एज कंसल्टेंट्स टू वर्क। तो अगर किसी को टिकट मिला है या कुछ हुआ है और कुछ उनके साथ काम करना है, तो मैं उस एरिया में अवेलेबल बेस्ट टैलेंट को सोर्स करते हैं, उन्हें हम काम देते हैं। स्ट्रैटेजी आप उन्हें देते हो, कंसल्टेंट्स को आप उन्हें टास्क देते हो कि आपको ये काम करना है। इन द स्ट्रैटेजी रूम्स, इन द वॉर रूम्स जब आप बैठे होते हो, तो आपको विधानसभा का आइडिया नहीं आता, आपको बूथ लेवल एग्जैक्ट पता होता है कि क्या हो रहा है, कि कौन से घर से वोट मिलने वाला है, कौन से घर से वोट नहीं मिलने वाला है, कौन सा वोट कहाँ जाने वाला है। वो आपको बूथ पेज लेवल से आपको चीज़ें पता चलती आइडिया हो हैं। जाता है। हाँ, तो जो स्ट्रैटेजी करते हैं यूजुअली, मतलब एक पार्टी लेवल की स्ट्रैटेजी होती है, पार्टी लेवल की स्ट्रैटेजी स्टेट लेवल पे फ्लोट की जाती है। ये मैं आपको लोकसभा इलेक्शंस का बताती हूँ। फिर स्टेट लेवल से वो धीरे धीरे हाइपर लोकलाइज की जाती है कि जहाँ पे कौन सा मुद्दा कहाँ पे है। काफ़ी सारी सर्वे एजेंसीज के साथ हम काम करते हैं, तो सर्वे एजेंसीज आपको बताती हैं कि, और हर सर्वे एजेंसी के ऊपर भी एक सर्वे एजेंसी होती है, बिकॉज बायस होता है कि कौन बात करने जा रहा है, किस तरह से उन्हें रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो सर्वे एजेंसीज होती हैं जिससे लोगों की आपको मुद्दे समझ आए, उनका गुस्सा है या उनका क्या ओपिनियन है, अकॉर्डिंगली आप अपनी स्पीचेस को, अपने कम्युनिकेशन को क्राफ्ट कर सकते हो कि कहाँ पे। और इतना हाइपर लोकल होता है कुछ जगहों पे कि मतलब गली वाइज भी उससे हाइपर लोकलाइज किया जाता है, कि शायद मान लो कि किसी एक एरिया में ये इशू है, पर उसके एग्जैक्ट बाजू वाले एरिया में कुछ और इशू है, तो उस इशू वाइज उस चीज़ को भी क्राफ्ट किया जाता है, उसे हाइपर लोकल बनाया जाता है। तो आप पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में काम करते हो, मोस्टली यू हैव टू वर्क विद द कार्यकर्ताज ऑफ द पार्टी, और आप पार्टी की लीडरशिप के साथ काम करते हो, आप कैंडिडेट के साथ काम करते हो, आप लोगों के साथ काम करते हो। 31 साल आपकी उम्र है, मुझे ट्विटर से पता चली। आपने जी, एक पोस्ट किया था यस। जिसमें आपने बताया कि 31 साल 9:30 बज रहे हैं और फिर भी लिख दिया कि थोड़ा लेट आऊंगी। ओ यस। पूछा गया है कि मेरे थोड़ा दोस्त अभी भी नहीं मानते कि तुझे बताना पड़ता है, मुझे अभी भी मेरे घर पे बताना पड़ता है कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ जा रही हूँ, बस उनको दैट्स ऑल दे आस्क फ्रॉम मी कि मुझे बता दो। बट फिर भी अगर मैं अहमदाबाद में जब होती हूँ, मैं बेसिकली अहमदाबाद और गोवा के बीच में दोनों जगह घर है, तो मैं दोनों जगह आधा आधा महीना रहती हूँ। पर जब अहमदाबाद रहती हूँ तो मुझे मतलब 10 बजे का मेरा कट ऑफ टाइम है कि 9:30-10 बजे घर आ जाना है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा खाना नहीं खाते हैं मेरे बिना। तो हमारे घर में बचपन से रूल है कि साथ में बैठ के खाना खाएंगे, तो वो खाना नहीं खाते हैं, और फिर वो गिल्ट ट्रिप देते रहते हैं कि अरे हमने खाना नहीं खाया, खाना नहीं खाया। तो इमोशनल अत्याचार। हाँ हाँ, तो जब तक मैं नहीं पहुंचती हूँ दे विल कीप वेटिंग। तो मुझे 9-9:30 बजे बस पहुंच जाना होता है, और फिर मुझे मतलब, या अगर नहीं पहुंच पा रही हूँ तो मुझे एग्जैक्ट डिटेल्स के साथ उनको देना पड़ता है कि मैं यहाँ जा रही हूँ, इसके साथ जा रही हूँ, इतने बजे तक आ जाऊंगी वापस। तो मैं पेरेंट्स के लिए आई डोंट थिंक यू एवर ग्रो अप टाइप्स। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो खैर बात है ही। मैं अभी यहाँ पर भी दिल्ली में भी हूँ अगर, तो उन्हें मेरा लाइव लोकेशन 8 घंटे का शेयर चालू ही है मेरे फ़ोन पे अभी भी। तो उन्हें लाइव लोकेशन पता होता है किसके साथ में है, कहाँ जा रही है। वो फैमिली ग्रुप में भले ही रिप्लाई नहीं होगा, कोई बात नहीं होगी, बट दे जस्ट वांट टू बी अपडेटेड, विच इज़ द फेयर आस्क। आई एम द ओनली चाइल्ड, उनके पास मेरे अलावा कुछ है नहीं सोचने के लिए। तो बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात सही कही। अच्छा, वापस आते हैं टॉपिक पर। एग्जिट पोल्स के बारे में मुझे जानना है। अभी तक तो ये लगता था कि एग्जिट पोल बहुत हद तक सही होते हैं, लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा में देखने के बाद लगा कि ये तो अच्छा। फिर मैं कहीं पर आप ही को सुन रही थी जिसमें आपने कहा कि ये स्पॉन्सर्ड भी होते हैं। तो वही मुझे समझाना है अपने दर्शकों को भी कि क्या वाकई में स्पॉन्सर्ड है, तो कैसे स्पॉन्सर्ड है और ये कितना इफेक्ट डालते हैं। सो एग्जिट पोल्स और ओपिनियन पोल्स दो चीज़ें होती हैं। तो जैसे अभी विधानसभा इलेक्शन है, तो उसमें एग्जिट पोल को स्पॉन्सर, सो बेसिकली क्या होता है कि मीडिया चैनल्स जो होते हैं वो एग्जिट पोल स्पेशलिस्ट एजेंसीज के साथ में पार्टनरशिप करते हैं। दैट्स हाउ द इकोसिस्टम वर्क्स। इसमें मीडिया चैनल विल गिव यू सम मनी, आप ग्राउंड पे जाओगे, आप ग्राउंड पे रिसर्च वगैरह करोगे, और आप अपने हिसाब से बताओगे कि कहाँ पे कितना सीट्स मिलने वाला है, कहाँ पे कितना वोट मिलने वाला है। वोट तो नहीं, पर आप सीट्स प्रेडिक्ट कर एक पाते आइडिया हो। मिल जाता है। हाँ, तो स्पॉन्सर इससे, जैसे अगर आप मान लो लोकसभा इलेक्शंस में तो फेजेस में भी इलेक्शन होते हैं, तो अगर एक फेज का हुआ, रूल ये होता है कि आप उसके 2 या 3 दिन के बाद में अपना एग्जिट पोल अनाउंस कर सकते हो, और काफ़ी लोग अनऑफिशियली अपने एग्जिट पोल्स अनाउंस कर देते हैं, बिकॉज देर इज़ नो लीगल फ्रेमवर्क टू स्टॉप लाइक एन एग्जिट पोल फ्रॉम कमिंग आउट और समबडी प्रेडिक्टिंग, क्योंकि अब तो न्यूज़ एंकर्स ही एग्जिट पोलस्टर्स हैं एक तरह से। तो क्या होता है कि एक फेज का चुनाव हुआ तो उन्होंने बोला अरे यहाँ पे इसकी हवा है, तो जो नेक्स्ट फेज होता है
वहाँ पे जिसकी हवा आपने फर्स्ट फेज में बताया, तो लोग ज़्यादा इंक्लाइन करते हैं उसकी तरफ वोट करने के लिए, क्योंकि ये हर एक साइकोलॉजी है ये एक साइकोलॉजी तरीके है से। कि जहाँ पे हवा चल रही है फिर किसी को अगेंस्ट नहीं जाना है, क्योंकि लोगों को अपना काम धंधा भी चलाना है, अपना रोजगार भी देखना है, अपना नहीं, पर पीस हरियाणा भी में तो देखना एग्जिट है। पोल्स कांग्रेस की तरफ थे। सो एग्जिट पोल्स, ये विधानसभा इलेक्शन में एग्जिट पोल्स का अलग हो जाता है वहाँ पे। अच्छा। सो विधानसभा इलेक्शन में तो एनी विच वे इलेक्शन के बाद आने वाले होते हैं एग्जिट पोल्स। हाँ। वो फिर होते हैं कि स्पॉन्सर्ड, वो आपके स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन के लिए भी किया जाता है। तो स्टॉक मार्केट मैनिपुलेट हो जाता है आपका, ये जो अनऑफिशियल सट्टा बाजार जो चल रहा होता है वो मैनिपुलेट हो जाता है। हम्म। तो और कई लोग कितने सारे पैसे हार जाते हैं इन चीज़ों में। तो आपने जैसे लोकसभा इलेक्शंस भी जब हुए थे, तो लोगों ने इतने सारे एग्जिट पोलस्टर्स की बात मान मान के सोचा कि अरे इनकी सरकार आएगी, इतना होगा इतना होगा, तो इतना पॉजिटिव सेंटिमेंट भी इतना बाय कर दिया, विच सडनली क्रैश्ड। एंड रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो नॉर्मल, मैं एक्चुअल लेजिट स्टॉक मार्केट की बात कर रही हूँ, तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनका पैसा डूब जाता है। तो इन चीज़ों को पार्टीज ही स्पॉन्सर करती हैं, जिससे कि, और उन्हीं के ही लोग पैसे बना रहे होते हैं। तो जो नॉर्मल आम आदमी होता है वो थोड़ा इसमें पिस जाता है। ओपिनियन पोल्स को तो बहुत हैविली स्पॉन्सर्ड किया जाता है, क्योंकि ओपिनियन पोल्स इलेक्शन से पहले भी आ सकते हैं, वोटिंग के दिन से पहले भी आ सकते हैं, वोटिंग के दिन भी चल सकते हैं पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक। तो उसे तो पार्टी स्पॉन्सर करती है, क्योंकि उसका तो लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, राइट? तो लोग देखते जा रहे हैं और फिर उसे वोट करते जाएंगे। या फिर दो स्टेट्स के बीच में अगर आसपास में इलेक्शंस होने वाले हैं तो उसे स्पॉन्सर किया जाता है। तो ओके। अच्छा, और ये मुफ्त की रेवड़ियों का कितना फायदा होता है, फ्रीबीज जिन्हें हम बहुत कहते हैं? ज़्यादा, हम तो इसी पे तो वोट कर रहे हैं। तो हर जगह आप देख लो, आप महाराष्ट्र देख लो, आप मध्य प्रदेश देख लो, राजस्थान देख लो, आम आदमी, आपका ये जो दिल्ली का दिल्ली। इलेक्शंस है, ये भी ऑलमोस्ट आप देखने जाएंगे तो कौन कितना ज़्यादा फ्री में क्या दे पा रहा है उसी पे डिपेंड कर रहा है। तो बट इट इज़ अ डिफरेंट, मतलब ये बहुत ही थिन लाइन है एक सोशलिस्ट स्टेट के बीच में और फ्री बीज के बीच में। तो पर वही है कि आज की तारीख में जो एक नॉर्मल सिटीज़न है उसका लाइफ जिस तरह का है, उसके लिए लॉन्ग टर्म सोच पाना बहुत मुश्किल होता है एक सिटीज़न के लिए। जब आज मतलब ये तो हमारा ह्यूमन नेचर है, राइट? कि आज अगर मैं सर्वाइवल मोड पे जी रही हूँ तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि लॉन्ग टर्म में मेरे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा वो सोच पाना। अगर शॉर्ट टर्म में मैं आज भूखी हूँ तो मुझे आज खाना चाहिए। और जो तो आज दे रहा है वो मेरा। वो आज दे रहा है वो मेरा, हम्म। एज सिंपल एज दैट। तो इम्पैक्ट होता है, डेफिनेटली इम्पैक्ट होता है। महिलाओं को आप जितना ज़्यादा अपने पक्ष में ले सकते हैं आज की तारीख में एज अ पॉलिटिकल पार्टी, वो बहुत इम्पैक्ट करता है। तो इसलिए ज़्यादातर जो भी हम जिसे फ्रीबीज भी बोलते हैं, आप उससे सोशल रिफॉर्म भी बोल सकते हो, पर वो सारी चीज़ें अब सेंटर हो रही हैं, अलाइन हो रही है टुवर्ड्स वुमेन। तो फिर वोटर क्या करें? जहाँ से साड़ी मिल रही है वहां से साड़ी ले ले, जहाँ से 2100 वोटर को मिल रहा है देखो 2100 ले सोचना ले। चाहिए। मेरा मानना ये, मैं अभी एक पॉडकास्ट में एक और भी, मैं वहाँ पे भी मैंने यही बात हो रहा था कि इलेक्शन से पहले तो देखो हर एक के घर पैसा आ रहा है, ठीक है? अब इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात है नहीं है कि पैसे नहीं मिल रहे हैं सबको, सबके घर पैसे का एक एक पैकेट पहुंच रहा है। और सब पार्टी दे रही है, ऐसा भी नहीं है कि ये पार्टी नहीं दे रही है, ये पार्टी एक कोई ज़्यादा दे रहा है एक कोई कम दे रहा है। मेरा ये मानना है कि सारे सिटीजन्स को आप सबसे ले लो पैसा, क्योंकि अगले 5 साल ये लोग आपसे पैसे बनाने वाले हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपसे पैसे बना रहे हैं। तो आप लो, बट थॉटफुली वोट करो कि आप अगर वो 2100 रुपये के अगेंस्ट में आप क्या दे रहे हो सामने से। और वो चीज़ें एक नॉर्मल वोटर के लिए कॉम्प्रिहेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ट्रेड ऑफ किस चीज़ का हो रहा है। तो अगर आप एक दिल्ली जैसे स्टेट को देखोगे, तो मैं जैसे यहाँ का पढ़ी थी, काफ़ी सस्टेनेबली अभी तक के जो फ्रीबीज जिसे कहा गया है वो काफ़ी सस्टेनेबली इकोनॉमी को हार्म किए बिना कर रहे हाँ। हैं। एंड समहाउ दे हैव क्रैक्ड इट हाउ टू डू इट, विच मेरे को जो मुझे लगता है जो दूसरे स्टेट्स को सीखना चाहिए। महाराष्ट्र फॉर एग्जाम्पल इज हेविली इन डेट। तो अभी जो उनका जैसे लाड़की बहना योजना है, अब वो कोई भी पार्टी उस चीज़ को प्रॉमिस करे, इकोनॉमिकली इट वाज नॉट पॉसिबल टू सस्टेन इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो लोगों को ये सोचना चाहिए कि आप जहाँ पे रह रहे हो उसका क्या इम्पैक्ट है। बट ये भी एक बात है कि आज हम जिस स्टेट में हैं और जिस कंडीशन में ज़्यादातर लोग रह रहे हैं वो सिर्फ शॉर्ट टर्म देखते हैं। अ, इसका कोई सही आंसर नहीं है कि क्या सोचना चाहिए क्या नहीं सोचना चाहिए। आई थिंक आइडियली जब आप वोट करने जा रहे हो, आप अपने लोकल कैंडिडेट को देखो, आप अलग अलग कैंडिडेट्स को देखो, आपको जो बेस्ट लगता है आप उसको देखो कि कौन आपका काम सबसे ज़्यादा कर पाएगा। बिकॉज इवेंचुअली आपको ये देखना है कि आप एक तरह से एम्प्लॉयज़ हायर कर रहे हो, ठीक है? आप किसी नेता को हायर नहीं कर रहे हो, आप एक एम्प्लॉय हायर कर रहे हो, क्योंकि आप उसकी सैलरी देने वाले हो, आप उसका इंश्योरेंस का पैसा देने वाले हो, वो बीमार होगा, उसकी बीवी बीमार होंगी, उसके हस्बैंड बीमार होंगे, उनका पैसा आप देने वाले हो, उनके बच्चे स्कूल जाएंगे कॉलेज जाएंगे, जिस गाड़ी में जाएंगे वो गाड़ी का पेट्रोल का पैसा आप देने वाले हो। तो आप एक तरह से एक एम्प्लॉय हायर कर रहे हो। सो यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन आपका बेस्ट एम्प्लॉय होने वाला है। तो ये जिस दिन चेतना आई थिंक सिटीजन्स के अंदर आ जाएगी कि आप किसी भगवान को नहीं लेकर आ रहे हो, आप किसी एक एम्प्लॉय को हायर कर रहे हो,
जब आप वोट देने जा रहे हो, और सबसे अच्छे एम्प्लॉय को आप हायर करो जो सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि कॉम्पिटेंट है, सबसे ज़्यादा आपसे मिल रहा है, आपसे बात कर रही है, या आपकी बात को रख पा रहे हैं अच्छी तरह से पार्लियामेंट में या असेंबली में, जहाँ भी वोटिंग जिस भी इलेक्शन के लिए आप कर रहे हो। आई थिंक दैट्स व्हेन द कंट्री विल स्टार्ट चेंजिंग धीरे धीरे। अच्छा, मौजूदा वक्त में ऐसा लगता है कि आइडियोलॉजी को लेकर लड़ाई चल रही है। एक पार्टी हाँ। है जो अपनी हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ा रही है, दूसरी है जो अभी आ रही है धीरे धीरे पटरी पर, उसी लाइन पर। हम्म। तो मुद्दे तो फिर पीछे छूट रहे हैं, ये रोजगार और काम और विकास, हम्म। ये सब तो फिर पीछे छूट रहा है। अब ये आइडियोलॉजी की लड़ाई आपको नहीं लगता कि चल रही आइडियोलॉजी है? की लड़ाई लोग लड़ते हैं। हिंदुत्व ऐसा नहीं कि अभी सडनली हिंदुत्व बढ़ा है, हिंदुत्व हमेशा से था, हम एक हिंदू देश हैं, सनातन हमेशा से था, हमेशा रहेगा। तो बस एक पार्टी ने उस चीज़ को एम्पलीफाई किया है, दूसरी पार्टी उसके अगेंस्ट में जाने की कोशिश की। अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, वो पावर के लिए इसे एम्पलीफाई करना चाहिए, तो वो भी इस डायरेक्शन में आ गए हैं। बट आइडियोलॉजी लोग लड़ते हैं, आइडियोलॉजी को लेके नेता नहीं लड़ते आइडियोलॉजी को लेके। वो परफॉर्म करते हैं आइडियोलॉजी को लेके। तो ये जो पर्दे के पीछे कभी कभी तस्वीरें आती हैं मुलाकात की, चाय पानी की, ये सच होती हैं? हाँ, सच्ची होती और हैं। आप कैमरे के सामने अलग? बिल्कुल 100% कैमरा के सामने भी, और मुझे लगता है ये बहुत ही हेल्दी साइन है एक अच्छी डेमोक्रेसी के लिए, एक अच्छे देश के लिए। इट इज़ फाइन कि सब लोग एक साथ मिलकर आप काम करो। आपका काम है लोगों का काम करना, आपका काम आइडियोलॉजिकल लड़ाई करना, एक दूसरे को गालियाँ देना, एक दूसरे को जेल में डलवाना, एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाना, ये आपका काम नहीं है। आपका काम है कि आप जनता के पास जाओ, जनता के मुद्दे जो हैं उन्हें असेंबली में रखो, बिल पास करो, बिल को अच्छे से रिसर्च करो, ये एक्चुअली इनका काम होता है। और जितना कोलैबोरेटिवली आप इस काम को कर सकते हो उतनी अच्छी बात है। आप पार्लियामेंट में चले जाओ, आप उनके कैंटीन में चले जाओ, आप देखोगे सब एक साथ चिल कर रहे हैं। आप किसी भी न्यूज़ चैनल की डिबेट्स वगैरह में चले जाओ, जैसे ही डिबेट खत्म होता है, सब एक साथ, सारे स्पोक्स पर्सन जो अभी एक दूसरे को गाली दे रहे थे, आपको लग रहा था कि किसी को हार्ट अटैक आ जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा इनका, वो सडनली चाय पी रहे हैं साथ में मिलके। तो एक परफॉर्मेंस होता है। बस ये परफॉर्मेंस को देख के जो बुरी बात यह है कि सोसाइटी में, हमारे घर घर में ये चीज़ कैसे एंटर कर गई है कि लोग लड़ रहे हैं आइडियोलॉजी को लेके। पर ये आइडियोलॉजी तो हमेशा से थी, एक ने बस उसे वैलिडेट कर दिया, एक ने मुझे सिर्फ ये बोला कि नहीं, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। हम्म। तो जिसने जल्दी वैलिडेट कर दिया, इट्स जस्ट ह्यूमन साइकोलॉजी। मैं जिस चीज़ को लेकर कंफर्टेबल ज़्यादा हूँ, मैं उस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट करूँगी। मैं आपका एक पोस्ट देख रही थी अभी, जिसमें आपने सदन के खर्चे पर सवाल उठाए हैं। हम्म। और बहुत वैलिड सवाल है वो, कि एक दिन का या इतनी देर का या किसी पार्लियामेंटेरियन को कितना खर्चा हो जाता है, ये लोग कैंटीन में बैठ के खाना खा रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, वो सारी चीजें, मैं पूरा वीडियो या आपको देख रही थी। अ, पर बात तो सच है। हम्म। मतलब जो जितने घंटे काम हुआ वो इफेक्टिव तो नहीं नजर आते हैं। बिल्कुल तो ये अनप्रोडक्टिव आम है। जनता को एटलीस्ट आप कैसे समझाएंगे, अगर मैं आपसे आपको पूछूं? एनएमएफ न्यूज़ हायर नहीं करेगा अगर आप नेता जितनी प्रोडक्टिविटी दोगे ना, वो आपको भी फायर कर देंगे। सही कह रही कि है। दिस इज़ हाईली अनप्रोडक्टिव। जिस तरह का अभी जो अपना मानसून, सॉरी, विंटर सेशन हुआ था, विंटर सेशन को आप देखो, लेस देन 60% की प्रोडक्टिविटी पे काम किया है इन्होंने। ये लोग करते क्या है जाके, मतलब उनको 15 दिन सिर्फ काम करना है, 15 दिन में 6 घंटे उन्हें काम करना है, 15 दिन के, उसमें आपका 60% से कम का उनका प्रोडक्टिविटी था। एंड यू आर स्पेंडिंग लैक्स एंड करोड्स ऑफ रुपीज ऑन देम। मतलब एक एक मिनट का इतना पैसा है आप जिनके ऊपर खर्च कर रहे हो, जो इतने अच्छे। मतलब मैंने जब ये ढूंढना शुरू किया था, बस बेसिकली मैं क्यूरियस हो रही थी कि ये लोग करते क्या है जाके, क्योंकि मतलब इतने बढ़िया बढ़िया बैग, उतनी बड़ी बड़ी कुछ फाइलें होती हैं इनके हाथ में, ऐसा लगता है कि कितना ज़्यादा काम कर रहे होंगे, गंभीर काम कर रहे होंगे, आपको ऐसा लगता है। बट फिर आप एक्चुअली में जब उनके प्रोसीडिंग्स देखते हो, आप रोज़ के जो प्रेस नोट्स निकलते हैं वो जब आप देखते हो, देन यू रियलाइज दे एक्चुअली डू नथिंग। एक नॉर्मल इन्फोसिस या टीसीएस का एम्प्लॉय इससे ज़्यादा काम करता है। तो मतलब इनका सैलरी आई थिंक महीने का, मतलब मुझे नहीं लगता 30-35 हज़ार से ज़्यादा होना चाहिए जितना हम उन्हें देते हैं। और वो जितना इस एक्सेस से, उनके पास कितना इन्फॉर्मेशन होता है, उस इन्फॉर्मेशन के एक्सेस से वो कितना पैसा कमा लेते हैं अलग से अपने बिजनेसेस में। तो आई थिंक एज सिटीजन्स हमें इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ट्रैक करना चाहिए, रादर देन उन्होंने क्या प्रॉमिस किया, किसने क्या स्टेटमेंट दिया। पर हमें ड्रामा देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। हमें हमारी पैसों से ये लोग इतने मस्ती कर रहे हैं, इतनी प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं बाहर, फॉरेन में इतने इतने घर हैं इनके, इतने इन्वेस्टमेंट्स हैं, सब कुछ है, हमें उन चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता है। पर हमें लेकिन ये आम आदमी चीज़ें, को समझ में भी तो नहीं आती है ना ये चीजें। जब तक हम हमारे नेताओं को एम्प्लॉई की तरह ट्रीट नहीं करेंगे कि ये हमारे नौकर हैं, सरकारी नौकर हैं, जिनकी सैलरी हम दे रहे हैं, जिनके ये जो भी पूरी पलटन चलती है इनके साथ में से 4 लोग आगे चलेंगे, 4 लोग पीछे चलेंगे, इन सब चीज़ों का पैसा आप दे रहे हो, जब तक ये रियलाइजेशन नहीं आएगा लोगों के दिमाग में कि ये भगवान नहीं है, ये आपसे बड़े नहीं है, ये आपके लिए काम करना, इन्हें आपके लिए काम करना है, आपको इनके लिए काम नहीं करना है, तब तक ये चीज़ चेंज नहीं होगी। और ये हर हमेशा से, मतलब हमारे देश में ही नहीं, हर जगह पे ही, मतलब
नेताओं का एक वो बना रखा होता है ना, एक बड़ा सा भगवान, लार्जर देन लाइफ इमेज होती है, दबंग वाली इमेज होती है, तो लोग डर जाते हैं। जो एक आम आदमी होता है वो थोड़ा डर जाता है, पर आम आदमी को जितना रियलाइज़ होगा कि हमारे अंदर एज सिटीजन्स, एज वोटर्स ऑल्सो हमारे पास कितना पावर है, क्योंकि ये खोखले हैं, आपके बिना ये खोखले हैं। जब तक आप इनके ईगो को फीड नहीं कर रहे हो, क्या है इनके पास? कुछ नहीं है। दे डोंट हैव द IQ। आज अगर एक नेता ना हो, उसे आप किसी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में दे दो, उसे 50,000 की नौकरी नहीं मिलेगी। तो it's just as simple as that. They are not skilled people. They don't deserve to be there. Like most of them don't deserve to be there. ऐसा नहीं बोल रही कि not everyone. A lot of them are very good people, very hardworking people. But a lot of them. जैसे किसी को आप एडमायर करती हूँ? मैं काफ़ी सी, एक तो नेताओं को एडमायर करना तो मतलब मेरी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में सो आई डोंट एडमायर एनीबडी, बट या दे आर जस्ट गुड एम्प्लॉयज एंड नॉट इवन गुड, मतलब कुछ आउट ऑफ द वे जाके नहीं कर रहे हैं ये एक नॉर्मल एक एम्प्लॉय जिस कंपनी को चलाने के लिए जो कर रहा होता है वो उतना ही काम कर रहे हैं। स्वार्थ सबका सबसे पहले आ जाता है, बट मेहनत करते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाला। पर मुझे लगता है कि किसी नेता को आइडियलाइज नहीं करना चाहिए किसी को भी। अगर आप किसी को आइडियलाइज कर रहे हैं, उन्हें भगवान मान रहे हैं, ये आपकी मंदबुद्धि का पब्लिक प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप किसी नेता को आइडियलाइज कर रहे हैं। अगर तो आइडियलाइज करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं और बहुत बिना किसी रिकग्निशन के काम कर रहे हैं, बिना किसी फेम के काम कर रहे हैं, बिना किसी स्वार्थ के काम कर रहे हैं। तो हमें उन्हें आइडियलाइज करना चाहिए। पॉलिटिशियन शुड बी द लास्ट पीपल यू शुड आइडियलाइज। और इतना सब कुछ कमाने और अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्ट करने के बावजूद फिर खबरें आती हैं घोटाले की। सोने पे सुहागा, वही तो बिजनेस है। अच्छा, मैं एक आम आदमी पार्टी के एक नेता से बात कर रही थी पॉडकास्ट में, तो उनसे मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि पुरानी सरकारों के तो बहुत घोटाले खुलते रहते हैं, मौजूदा सरकार का आपको लगता है कोई बहुत बड़ा स्कैम है? तो उन्होंने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड, और फिर उन्होंने उसको डिटेल में समझाया। अब चूंकि आप इतनी सारी बातें रख ही रही हैं, हालांकि मुझे जब हम लोग किसी को एज वाइज अगर देखते हैं, ये मिथ है या ये बेवकूफ़ी कह लीजिए हम सब लोगों की कि एज ज़्यादा हो, सफ़ेद बाल हो, तो मुझे लगता है ये ज़्यादा मैच्योर होगा। पर आपकी बातें सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि कितनी नॉलेज आप लेके बैठी हो, कितना अच्छा एनालिसिस आप करती हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आपका फिर क्या व्यू है? से इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया जब गया था, एंड मतलब आई थिंक जो भी हमारी पॉलिसी कभी भी कुछ भी बनती है तो बनाई तो काफ़ी अच्छे इंटेंशन से जाती है, जानबूझ के लूप होल छोड़कर। सो जब इलेक्टोरल बॉन्ड का अब जब एक्सपोज हुआ था कि कौन सी कंपनी ने कितना पैसा दिया, मैं इस पॉडकास्ट से भी चलो पूछती हूँ, कोई भी ऐसा इंसान है जिसकी महीने की, आज एक नॉर्मल एवरेज मिडिल क्लास की एवरेज सैलरी होती है 35 से 55 हज़ार रुपये की, कोई भी एक ऐसा इंसान मुझे बोलते हैं कि सुबह उठता है और वो बोलता है आज मैं इस नेता को पैसे दूंगा, किसी के चेकलिस्ट में नहीं होता है, किसी के विश लिस्ट में नहीं है, किसी की बकेट लिस्ट में नहीं है कि मुझे अपने 55,000 की सैलरी में से किसी नेता को पैसे देना है। क्या आपने आज तक कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट किया? नहीं किया। मैंने किया? मैंने भी नहीं किया। कोई नहीं करना चाहता। कौन करता है? कॉर्पोरेट्स करते हैं। कॉर्पोरेट्स इतने दिल के, वो इतने दिलदार लोग तो है नहीं है कि वो ऐसे ही प्रेमवश खाली किसी को कुछ डोनेट कर देंगे। देयर इज ऑलवेज अ क्विड प्रो को, कि आज मैंने अगर आपको पैसा दिया, इन एक्सचेंज यू विल गिव मी समथिंग। इलेक्टोरल बॉन्ड्स जब बनाए गए थे वो पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे रेज करने के लिए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी चलाना भी अपने आप में बहुत बड़ा खर्चा है। इतने इलेक्शंस होते हैं, इतना पैसा बहाया जाता है, तो पैसा कहाँ से आता है? वो कॉर्पोरेट से आता है। तो कॉर्पोरेट्स इन्हें पैसे देते हैं। अब कॉर्पोरेट्स क्यों पैसे देते हैं वो हमें बस पूछना रहता है, और एट द कॉस्ट ऑफ हू। तो अगर आज एज अ नेता मैं कॉर्पोरेट से पैसे ले रही हूँ, तो मेरा फर्स्ट, जब मैं नेता बन जाऊंगी ना, तो मेरा सबसे पहला ऑब्लिगेशन होगा उस कॉर्पोरेट के लिए। तो मैं उस कॉर्पोरेट के लिए काम करना शुरू करूंगी जिसने मुझे पैसा दिया, रादर देन जनता के लिए जिन्होंने मुझे वोट दिया। क्योंकि आपने तो सिर्फ वोट दिया है, पर आपके वोट के लिए मैंने कितना पैसा खर्च किया, वो पैसा कहाँ से आया? वो यहाँ से आया है। कॉर्पोरेट बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड से ये लोग क्या मतलब काफ़ी सारी और सभी पार्टीज करती हैं कि कॉर्पोरेट्स को, क्विड प्रो को में आप कुछ ना कुछ बेनिफिट देते हो, सामने से आप पैसे लेते हो। जब ये स्कैम, जो इसको डेफिनेशन दिया गया, वो जब निकला था वाज व्हेन कॉर्पोरेट्स को परेशान किया जाता था कि आपका ईडी का रेड हो गया, आईटी का रेड हो गया आपके ऊपर, और जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड में आपने जिस दिन पैसे दिए हैं उस दिन आपका केस बंद हो जाता है। जिस दिन आपके ऊपर रेड होता है उसके 2 दिन बाद आप एक कॉर्पोरेट पैसे दे देती है एक पॉलिटिकल पार्टी को जो रूलिंग गवर्नमेंट में है, और उसके कुछ दिनों बाद वो केस बंद कर दिया जाता है उन पर। सो ये आप एक तरह से हैरेसमेंट टूल की तरह यूज़ कर रहे हो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को पैसे रेज करने के लिए। वेरेज इन एन आइडियल कंट्री, इन एन आइडियल सिचुएशन, इन एन आइडियल सिनेरियो, जो कि नहीं होने वाला है इन एनी नियर फ्यूचर, इज कि जनता अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए खुद पैसे दे। कि आपको कैंपेन करना है, ठीक है, हम आपको पैसे देंगे, आप कैंपेन करो। रादर देन कॉर्पोरेट जब पैसे देते हैं, तो आपको हर जनता को इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि अगर कॉर्पोरेट से पैसे लेके कोई इतना उड़ा रहा है, आप किसी भी नेता को देखोगे जिसका खुद का बिजनेस नहीं है जो इतने पैसे उड़ा रहा है, आपको हमेशा एक क्वेश्चन आना चाहिए कि पैसा आ किधर से रहा है, इस पैसे के अगेंस्ट में क्या सर्विस दी जा रही है। क्योंकि ये कैपिटलिज्म का एक रूल होता है, राइट, एक जीरो सम रूल है कि
अगर आज मेरे पास ज़्यादा है तो वो किसी का लेकर ज़्यादा है। मतलब ये मेरा, मैं मुझसे बोल सकती हूँ कि हाँ ये मैंने कमाया है, पर किसी के हक का लेकर ये मेरे पास है। और किसी के पास अगर कम है तो उसके हक का किसी ने लिया है तब जाके वो है, क्योंकि जो पैसा है वो फाइनाइट है, इनफाइनाइट पैसा नहीं है। तो अगर आज किसी एक नेता के पास में जिसकी 1.5-2 लाख रुपए की सैलरी होती है, अपने एमएलएस को 1.5-2 लाख की सैलरी मिलती है, अगर आज वो इतने बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं, आपको उनके कुछ बिजनेसेस के बारे में नहीं पता कि इसके अलावा वो क्या करते हैं, क्या उनका जनरेशनल वेल्थ है, देन यू शुड ऑलवेज क्वेश्चन कि इतना पैसा आया कहाँ से इनके पास। आज जो इतने बड़े बड़े भवन बनाए जाते हैं, जो आज नहीं, जब से इंडिपेंडेंस हुआ है तब से हमारे पार्टी हाउसेज आप देख लो, इतने बड़े बड़े भवन बनते हैं, इनके कहाँ से आ रहा है इतना पैसा इनके पास। एंड दिस इज समथिंग दैट एवरी सिटीजन शुड क्वेश्चन। सो ये जर्नलिस्ट को क्वेश्चन करना चाहिए, ये पॉलिटिकल कमेंटेटर्स जो हैं उनको क्वेश्चन करना चाहिए, ये जनता को क्वेश्चन करना चाहिए। क्योंकि ये जब बन रहा है तो ये आपका घर नहीं बन पा रहा है, आप 2 BHK के लिए 3 करोड़ रुपए दे रहे हो और वो पैसे से ये भवन बन रहे हैं। आप एक 2 BHK भी आज एक नॉर्मल आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता है, वो नहीं अफोर्ड कर पा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके हक में से वो पैसा निकाला जा रहा है और वो पैसा किसी और को दिया जा रहा है। अच्छा, सोशल मीडिया का ज़माना है, वापस इलेक्शन पर आ जाते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है तो यहाँ पर तो मोनालिसा कुंभ वाली फेमस हो जाती हैं, तो फिर इलेक्शंस पर सोशल मीडिया का कितना फ़र्क पड़ता है, बहुत जितने भी ज़्यादा, सारे प्लेटफॉर्म्स हैं? बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट अब जैसे धीरे धीरे जैसे सोशल मीडिया बूम हुआ, मतलब आप लास्ट 10 साल में देखोगे, अब हम सबकी स्क्रीन टाइम्स आप मोबाइल का देख लो, हम सबका 6-7 घंटे हम नॉर्मल मोबाइल फ़ोन पे बिता रहे हैं, जिसमें कई लोग का तो 8-9 घंटे ही सोशल मीडिया पर जाता है। तो हम नॉर्मल लाइफ में, रियल लाइफ में रहने से ज़्यादा सोशल मीडिया में रह रहे हैं। तो सोशल मीडिया इज़ द परफेक्ट एंड द मोस्ट स्केलेबल वे, कि अगर एज अ कंपनी भी, अगर मैं एक कॉर्पोरेट की तरह भी मैं सोचूं, इट्स द मोस्ट स्केलेबल वे टू इन्फ्लुएंस योर माइंड। कि अगर मुझे आपके दिमाग को इन्फ्लुएंस करना है तो सोशल मीडिया में मैं सबसे ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकती हूँ, सबसे कम कॉस्ट में और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरह से। तो सोशल मीडिया इसीलिए आज, मतलब जब आप चुनाव का खर्चा वगैरह भी, जब बजट भी किया जाता है, तो सोशल मीडिया ऑलमोस्ट टेक्स अबाउट 40-50% ऑफ द एक्सपेंसेस। तो उस पर इतना एक्सपेंस किया जाता है कि अगर 1 करोड़ का बजट है तो मान लो आप उसमें से 40-50 लाख तो सोशल मीडिया और एड्स पर ही खर्च किए जाते हैं। तो ये जो रील्स हमारे सामने आती हैं किसी भी चीज़ को लेकर, जैसे अगर किसी नेता को डिफेंड करना है और कोई मामला हो गया है, तो पता नहीं सडनली वो रील्स एकदम बैक टू बैक जो आने लग जाती है, ये सब स्पॉन्सर्ड होता है, ये सब क्रिएट किया एल्गोरिदम जाता है। ड्रिवन होता है, राइट। सो आप, अगर आप इंस्टाग्राम पर हो तो इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को पता है आपकी आइडियोलॉजी क्या है, तो आपको आपकी आइडियोलॉजी को वो कुछ चीज़ें ऐसी दिखाएगा जिससे आप इरिटेट होगे, कुछ चीज़ें ऐसी दिखाएगा जिससे आप वैलिडेट होगे। तो वो एल्गोरिदम को पता है कि आप किस टाइप के कंटेंट से कैसे एंगेज कर रहे हो। अगर आपके किसी फेवरेट नेता को किसी ने गाली दे दी, आपने उनके कमेंट सेक्शन में आउटरीच करना शुरू कर दिया, गाली गलौज करना शुरू कर दिया, लड़ाई करना शुरू कर दिया, तो एल्गोरिदम को पता है कि ये इसका फेवरेट नेता है और ऐसी टाइप की रील पे एंगेजमेंट ये वाला आएगा, ये इसका फेवरेट नेता है तो इनको वो जय हो वाले जो कमेंट आते हैं, तो उन्हें एल्गोरिदम को पता है कि ये वाले पॉजिटिव कमेंट्स हैं। तो एल्गोरिदम मिक्स एंड मैच करता है जिससे आप उनके सोशल मीडिया ऐप को छोड़ो ही नहीं, ताकि आपको जाने का मन ही ना करे। तो वो आपकी दिमाग से खेलता है एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम इसीलिए आपको वही चीज़ें दिखाता है जो आपको सुनना पसंद है। उसे हम इको चैम्बर जो बोलते हैं, कि अगर आप लेफ्टिस्ट हो तो आपको सिर्फ लेफ्ट रिलेटेड कंटेंट दिखेगा, अगर आप राइट विंग हो तो आपको राइट रिलेटेड कंटेंट दिखेगा। तो आपको दूसरी दुनिया दिखती नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि शायद यही है। तो कई लोग ऐसे होते हैं ना कि अरे नहीं, इसकी हवा चल रही है, इसकी हवा चल रही है, जस्ट यूजिंग द सोशल मीडिया फोन इज बिकॉज उनके मोबाइल पे सिर्फ वही वही हवा हवा दिखाई चल रही दी, होगी। क्योंकि उनके एल्गोरिदम को पता है कि मुझे से यही दिखाना है। तो इसलिए लोगों को मैं बोलती हूँ कि थोड़ा बाहर निकलो, टच द ग्रास, मीट पीपल, टॉक टू रियल पीपल जाके, और अपने से विरुद्ध आइडियोलॉजी वालों के साथ ज़्यादा बात करनी चाहिए, क्योंकि और यही एक ह्यूमन ग्रोथ का वो है, एसेंस है। और आप जितने लोगों से मिलती हैं या जितना आपने ग्राउंड जीरो पर जाकर काम किया है, लोगों से आप मुलाकात हुई है, आपको क्या लगता है वाकई में देश में हिंदू मुसलमान में उतना भेद है, उतना डिफरेंस है जितना हमारे नेता क्रिएट करने की कोशिश करते हैं हर चीज़ में? अ, हिंदू मुस्लिम का देखो हमेशा से ना एक रिफ्ट था, और वो हमारे अंदर अंदर था, पर अब वो थोड़ा वैलिडेट, अब उसे थोड़ा नॉर्मलाइज कर दिया है कि इट इज़ ओके कि आप इस चीज़ को बोल सकते हो। पहले लोग बोलने से पहले बिल्कुल हिचकिचाते थे, बिल्कुल, हाँ। उन्हें शर्म आती थी, उन्हें बताया जाता था कि अगर आप ऐसी बात करोगे तो आप बुरे इंसान हो। अब उसे एक बैज ऑफ ऑनर दे दिया है कि अब आप ऐसी बात करोगे तो आप प्रो इंडिया हो। तो हेट को ना हमने एक प्लेटफॉर्म दे दिया है, और ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है देश के लिए। और ये ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि इवन द बिगेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज के बिगेस्ट ऑफ द लीडर्स भी इस चीज़ को एंडोर्स करते हैं। इट पॉलिटिकल टूल है, पॉलिटिकल गेम है, तो आपको गेम को तो जिस तरह रिक करना है आप उसी तरह करते हो, और आप वही नैरेटिव से उस चीज़ को रिक करते हो। बट हम हमेशा से, मुझे लगता है कि हमारे अंदर ये था।
अब ये जितना नॉर्मलाइज हो रहा है, फिर और बच्चे देखते हैं, बच्चे और देखकर अपने बड़ों को देखकर सीखते हैं, और ये और चीज़ें नॉर्मलाइज होती जा रही है। और सोशल मीडिया पे बिकॉज इतना ईजी है ओपिनियन रखना और इन्फ्लुएंस करना, तो लोग ज़्यादा ओपनली इस चीज़ को बोलने लगे हैं, और अब वो रियल लाइफ में दिखने लगा है, रियल लाइफ में उसका मैनिफेस्टेशन होने लगा है। मतलब पहले सिर्फ लोग सोशल मीडिया पे गाली गलौज करते थे, अब रियल लाइफ में आप देखोगे कि लोग भिड़ एक जाते हैं दूसरे को आपस भिड़ में। जाते हैं। हाँ, और बिना बात के भिड़ रहे हो, मतलब आप किस चीज़ पे भिड़ रहे हो। एंड आप सबसे बड़े से बड़े अगर आप मुद्दे देखोगे ना, तो इट इज़ मोस्टली टू डू विद मनी। लाइक अगर कहीं पे ये भी हुआ है ना कि ये यहाँ पे बिजनेस नहीं करने चाहिए, ये कम्युनिटी यहाँ क्यों बिजनेस कर रही है, वो कम्युनिटी यहाँ क्यों बिजनेस कर रही है, every time a problem is created, it has something to do with money and it is sponsored by businesses. So लोगों के अंदर उतना कभी था नहीं, हिडन अगर था तो उस चीज़ को बस एक प्लेटफॉर्म दे दिया तो वो एम्पलीफाई हो मतलब गया है बहुत ट्रिगर किया ज़्यादा, जा रहा है बेसिकली। बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर दिया है, प्लेटफॉर्म कर दिया है, उसे हीरो बना दिया जाता है, आपको इतना सेलिब्रेट किया जाता है अगर आप उस चीज़ को बात करते हो तो। ओके, मैं थोड़ा सा अलग चली गई थी, वापस इलेक्शंस पर आ जाती हूँ। ईवीएम जो लोग चिल्लाते हैं, क्या वाकई में आपको लगता है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, या ये कोई लॉजिक है? टेक्निकली आई डोंट थिंक सो, मतलब जितना टेक्नोलॉजी थोड़ा बहुत जो समझ आता है, मुझे नहीं लगता हो सकता है। आप वोटिंग पैटर्न्स को हैक कर सकते हो, आप वोटर्स के दिमाग को हैक कर सकते हो, आप वोटिंग बूथ्स को हैक कर सकते हो, ईवीएम मशीन्स को बदल सकते हो, पर ईवीएम मशीन्स को हैक करना इज़ आई थिंक, क्योंकि फिर वही बात है ना कि जब आप जीतते हो तब ईवीएम मशीन हैक नहीं होती, जब आप हार करेक्ट। जाते हो तो ईवीएम मशीन हैक हो जाती है, तो इट्स लिटिल इम्पॉसिबल टू डू। और कोई भी चुनाव जीतने के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किस हद तक जा सकती है? कोई एक किसी भी हद तक जा ऐसा सकती एग्जांपल है, आपने देखा हो, आपको किसी भी महसूस हद तक जा सकती है, तो दे डू व्हाट इट टेक्स। एंड आई थिंक आप किसी भी गेम में जब हो, लाइक अगर आप जीत रहे हो, यू डू वट एवर इट टेक्स, सो दे कैन गो टू एनी लेवल। पैसा हो गया, हेट हो गया, मार पिटाई हो गई, सब दे विल गो टू एनी एक्सटेंट, एनीबडी विल गो टू एनी एक्सटेंट, क्योंकि पॉलिटिक्स हमको तो लग रहा है एक चुनाव है, पर उस चुनाव के ऊपर कितना बड़ा इकोनॉमी, एक साम्राज्य चल रहा है उसके ऊपर, तो दैट पावर इज इनसेन। और वो जो पावर की लत है, वो पावर जो है वो और जिसको एक बार लग गई। एक बार लग गई, और वो इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ पावर है, हम कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते वो पावर क्या क्या चीज़ें कर सकता है, तो वो पावर के लिए कोई कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, एंड दे डू इट, इट्स नॉर्मल। ओके, आपका एक ट्वीट है, ऑन अ लाइटर नोट मैं पूछ रही हूँ ये चीज़ कि जॉर्ज सोरोस इज माई बेस्टी, वी फेस टाइम ईच अदर एवरी डे। ये आपको जरूरत क्यों पड़ी ये मैंने बताने किसी की? के रीट्वीट पे किया था, किसी ने मुझे कुछ भी बोल दो ना, आप कुछ भी कमेंट कर दो दैट लाइक दिस शी इज स्पॉन्सर्ड बाय जॉर्ज सोरोस, शी इज स्पॉन्सर्ड बाय डीप स्टेट, कुछ भी बोल देते हैं लोग आजकल, दो शब्द सीख लेते हैं और बोल देते हैं, मतलब एज इफ हाँ जॉर्ज सोरोस मेरे फेस टाइम पे मैं रोज बात कर रही हूँ उनसे दैट शी इज स्पॉन्सर्ड बाय जॉर्ज सोरोस, हु वेयर इज जॉर्ज सोरोस, वेयर एम आई तो वो कुछ भी बोल देते हैं, दो शब्द नए सीख लेते हैं, तो मैं बोलती हूँ हाँ ठीक है। वो वैसी वाली बात है ना कि अगर आपको कोई आके अब मेरे बारे में अगर कोई कुछ गॉसिप दे रहा है मुझे, तो मैं बोलती हूँ हाँ ठीक है, और कुछ नया इसके अंदर और ऐड करो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे बारे में गॉसिप हो। क्योंकि जॉर्ज सोरोस का नाम तो बड़ा उठने लगा है, तो मैंने हाँ, सोचा पूछ लूँ आपसे ये सवाल। नहीं, बिकॉज एनी टाइम ऑन सोशल मीडिया आज की तारीख में ऐसा हो गया ना कि अगर उसके पास कुछ नहीं है ना काउंटर करने के लिए, तो आपको बोल देगा अरे ये तो जॉर्ज सोरोस वाली है अरे मतलब क्या, कहाँ से जॉर्ज सोरोस आ गया, क्यों आ गया, सो दो तीन नए शब्द ये लोग सीख लेते हैं और फिर उसी शब्द के ऊपर बड़े बड़े वीडियोस बनाते चले जाते हैं, डीप स्टेट, जॉर्ज सोरोस, हाँ बस ये सारी चीज़ों पे करते रहते हैं। नहीं, और एक और चीज चल रही है, लेफ्ट विंग राइट विंग, बहुत हम दिन से सुनते आ रहे हाँ, हैं। वो तो अब मैं मतलब मेरे अभी किसी दोस्त का मुझे मैसेज आया थोड़े दिन पहले दैट आर यू अ राइट विंग इन्फ्लुएंसर, तो मैंने उसको बोला कि हाँ मैं मंडे ट्यूसडे थर्सडे को राइट विंग होती हूँ, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को मैं, और संडे को लेकिन मैं छुट्टी लेती हूँ सो मतलब एट दिस पॉइंट ना एज अ सिटीजन इट्स सो डिफिकल्ट टू हैव एन ओपिनियन, कि आप किसी पे ओपिनियन लेते हो आपको किसी ना किसी बकेट में तो वो डाल ही देना चाहते हैं कि, एंड इट्स अ वे टू शट यू अप, राइट, लाइक वो आपको चुप करने के लिए वो किसी ना किसी बकेट में डाल देते हैं। मतलब न्यूट्रल की कैटेगरी नहीं रह गई है ना अब, या तो आप न्यूट्रल, ये हो या हाँ, तो या वो तो हो। आप वो हो, पर मैं बस। कुछ नहीं हूँ, मैं सिटीजन हूँ, मैं एक नॉर्मल देश में टैक्स भर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा देश बेटर करे, मैं चाहती हूँ कि गरीब पूरी जीवन भर उसकी पीढ़ी की पीढ़ी गरीब ना रह जाए, मैं चाहती हूँ कि बिजनेसेस अच्छे से ग्रो करे, मैं चाहती हूँ कि ईज ऑफ बिजनेस बढ़े, मैं चाहती हूँ कि पॉलिसीज ईजी हो, मैं चाहती हूँ कि हर ऑफिसर, हर बाबू पैसा ना ले हर काम का, एक नॉर्मल से लीगल काम को करने के लिए भी। अब इससे आप कहाँ लेफ्ट विंग हो गए, कहाँ आप राइट विंग हो गए इन चीज़ों को लेके, मतलब इट्स जस्ट वांटिंग अ बेटर कंट्री, और एक अच्छा देश चाहना ये तो हर देशवासी का हक होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो आपकी पढ़ाई लिखाई, लास्ट सवाल मेरा बस ये रहेगा, आपकी पढ़ाई लिखाई गुजरात में हुई है, आपका जन्म मथुरा यानी यूपी में हुआ। नहीं, जन्म भी गुजरात में हुआ, अच्छा, पर गुजरात में ही हाँ हुआ, लेकिन हाँ मथुरा से आपका कनेक्शन है या हाँ, मैं यूपी से मथुरा से ही कनेक्शन हूँ, है? मतलब मेरे घर वाले सब मथुरा में है, हम्म। तो घर भी है मथुरा में सब क्या। और दोनों ही जगह पर बीजेपी की गवर्नमेंट है, काम कैसा है, विकास कैसा है,
एज अ वुमेन अगर आपसे पूछूं सेफ्टी कैसी है, आपको फील होता है या फिर? मथुरा का अगर मैं बताती हूँ आपको, तो अभी से मतलब मेरी नानी का घर, मेरे दादी बाबा का घर, सबका वहीं है, तो हर बचपन से हर साल 2-3 बार तो जाना होता ही है। तो एक समय था जब लड़कियों को अगर जाना होता था तो भाई आते थे साथ में। अब हम जा सकते हैं, मतलब मेरे ही घर की ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने शायद कभी बाजार वो अकेली नहीं गई थी, पर अब वो अकेली जा सकती हैं और इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि उन्हें भेज सकते हैं। सो आई थिंक क्राइम पॉइंट ऑफ व्यू, एटलीस्ट विमेन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, मथुरा हैज़ डन मच बेटर। दूसरे इश्यूज अलग है कि हाँ, बंदर इतने सारे हो गए हैं कि आप बिना डंडा लिए नहीं जा सकते। गंदगी इतनी सारी है कि आप अच्छी चप्पल पहन के नहीं जा सकते। मतलब वहाँ पे एक्चुअली में नॉर्मल स्लीपर होती है। अगर अच्छी चप्पल अगर आपने कोई ब्रांड की खरीदी तो आप उसे हाथ में लेके जाते हो, जहाँ पे पहनना है फिर वहाँ पे निकाल के पहनते हो, पर गंदी स्लीपर पहन के जाते हो क्योंकि इतनी गंदगी है वहाँ पे, इतनी, मतलब हर वक्त गटर सारी खुली हुई है, गटर की स्मेल, ये वो। और गवर्नमेंट आफ्टर गवर्नमेंट प्रॉमिस तो वही करते हैं। यमुना जी का आप हालत देख लो, मतलब मैं तो उस कम्युनिटी से हूँ कि हम तो यमुना जी के जो जजमानी करते हैं, हम यजमानी करते हैं, और हम खुद आचमनी शायद नहीं ले सकते यमुना जी का, इतना गंदा पानी है। तो और वो चीज़ सालों से हम सुनते ही आ रहे हैं कि ठीक होगी, ठीक होगी। गुजरात ऑन दी अदर हैंड आप देखोगे, गुजरात हमेशा से बहुत एंटरप्रेन्योरियल खुद भी रहा है। तो गुजरात का जो डेवलपमेंट है उसे कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे हम बहुत सारी जगहों से, क्योंकि गुजरात का आदमी भी वैसा है, वहाँ का एक क्या बोलते हैं, एनर्जी ही वहाँ का वैसा है कि अगर आप गवर्नमेंट नहीं करती तो लोग कर लेते खुद से। तो वहाँ के लोग ही ऐसे हैं। तो बट फिर भी थोड़े थोड़े इंडेक्सेस हैं। जैसे अभी मैं पढ़ रही थी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, रूरल में इतना ख़राब एजुकेशन का हालत है कि आज 15 साल के बच्चे भी 3rd स्टैंडर्ड का भी नॉर्मल पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, वो सेंटेंस नहीं पढ़ पाते हैं पूरी तरह से। न्यूट्रिशन वाइज दे आर डूइंग मच बेटर। तो अगर आप ऐसे कुछ कुछ इंडेक्सेस में देखोगे तो वी आर लैगिंग बिहाइंड, कुछ कुछ इंडेक्सेस में देखोगे वी आर डूइंग मच बेटर। तो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है। बट आई थिंक यूपी को जब योगी आदित्यनाथ जी का गवर्नमेंट आया, तब यूपी शायद उस लेवल पे था कि वहाँ से यहाँ तक लाने में भी इतना बड़ा एफर्ट लग गया, जाके गुजरात उस लेवल पे था। व्हेन यू आर 0 to 10 पे हो तो 10 से 100 ईजी होता है, बट 0 to 10 लाना थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो गुजरात इसलिए 10 to 100 हो गया है, और यूपी अभी भी स्ट्रगल कर रहा है कि 10 को कैसे मेंटेन करना है। 2027, सॉरी वो मेरा आखिरी सवाल हो गया था बट आप इसे आखिरी समझ लीजिएगा। 2027 में आपको क्या लगता है तीसरी बार सरकार बन सकती है? क्योंकि आप इतनी समझ रखती हैं, बस मैं इसलिए ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ। भविष्यवाणी तो फिलहाल अभी कोई नहीं कर सकता। मैं भी नहीं कर सकती। हाँ। बट आई थिंक देखो, एक ह्यूमन, मतलब इनका जो विनिंग का जो चांसेस है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दी ऑपोजिशन, कि ऑपोजिशन कितने टाइम तक यूनाइट करके रह सकता है। क्योंकि जब भी एक नया नया अलायंस बनता है तो ऑब्वियसली अलायंस के मैसेज को भी पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है लोगों तक, कि हम सब साथ में हैं, कि आपको ये वाले पे चिन्ह पे क्लिक नहीं करना है, आपको इस वाले चिन्ह पे देना है। तो वो एक टाइम लेता है, पर वो जितना टाइम लेता है उतने में तो अलायंसेस टूट जाती हैं। तो ये अलायंसेस कितना लंबा टिक सकती है जो ऑपोजिशन वाली है, अभी वाली जो अलायंस है, जो रूलिंग गवर्नमेंट की एनडीए अलायंस है, वो कितना समय रह सकती है, वो कितना साथ रह सकती है, कितना गुड प्रो को एक दूसरे को देकर जुड़ के रह सकती हैं। अदरवाइज सी लाइक हिंदुत्व का जो एक मोबिलाइजेशन हुआ है, नेशनलिज्म का मोबिलाइजेशन हुआ है, ये हमेशा से लोगों के मन की बात है, मन के अंदर था, हमेशा से उसे प्लेटफॉर्म दे दिया गया है। तो वो एक बहुत सही टारगेट को उन्होंने हिट कर दिया है, सही इमोशन को हिट कर दिया है, जिससे लोगों को मोबिलाइज करना बहुत ईजी हो गया है। पर आई थिंक धीरे धीरे एक समय ये भी आएगा कि लोगों को रियलाइज होगा कि मेरा घर नहीं चल रहा, हिंदुत्व से मेरा घर नहीं चल रहा, पाकिस्तान को, चाइना को रोज़ गाली देने से मेरा घर नहीं चल रहा। और वो जिस दिन रियलाइज होगा, शायद उस दिन हम ज़्यादा बेटर एक्सपेक्ट करना शुरू करेंगे इनसे, हम इनसे ये बोलना शुरू करेंगे कि हाँ, हमें मतलब ये सब भी चाहिए, पर इसके अलावा भी हमें चीज़ें चाहिए। और हमें पता है कि आपके पास पैसा है, हमें पता है सरकार के पास पैसा है, इंडिया कोई गरीब देश नहीं है, इंडिया के पास बहुत पैसा है। तो हमें पता है कि आपके पास पैसा है, हमें अच्छी सड़क चाहिए, हमें अच्छी स्कूल चाहिए, हमें अच्छे हॉस्पिटल्स चाहिए, हमें अच्छी पढ़ाई लिखाई चाहिए, हमें रोज़गार चाहिए। तो लोग मांगना शुरू करेंगे, क्योंकि एक अति आ जाती है तो वो अति आ सकती है। और शायद तब तक इनकी स्ट्रैटेजी थोड़ी अगर कुछ चेंज हो जाए, देन मे बी दे विल बी एबल टू रिटेन। क्योंकि अगर एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का एब्सेंस है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब फिर तो कोई गेम ही नहीं है ना, फिर तो खेलने में भी मज़ा नहीं आ रही है आपको, कि ऑपोजिशन ही नहीं है तो क्या खेलोगे आप। तो ऑपोजिशन के ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किस तरह से कॉन्वर्जेशन को उस डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। फिर इवेंचुअली तो लोगों को जिन्हें वोट देना, और जो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है उसके ऊपर जाएगा। बट आई थिंक अभी के लिए तो जो एक इमोशन उन्होंने ट्रिगर कर दिया है वो बहुत लंबा चलने वाला है। चलिए देखते हैं कितना लंबा चलेगा और 2027 में क्या होगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया Thank you so much. श्रुति जी स्टूडियो में आने के लिए और ये सारी जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। मुझे लगता है कि हम लोग इन पर सोचते तो हैं लेकिन बात कभी इतना फ्लुएंटली हो नहीं पाती है, क्योंकि
जैसे कि मैंने कहा, आधे लोग लेफ्ट वाले हैं, आधे राइट वाले हैं, एक न्यूट्रल कोई नजर नहीं आता है। श्रुति जी नजर आई हैं, तो उनसे बहुत सारी चीजें हमने आप तक पहुंचाई हैं। तो बताइएगा ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, और बातें कितनी आप सहमत हैं ये भी हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। नमस्कार।